हेलो दोस्त, स्टडी विद गुरु जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार बरनवाल से आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। चलिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा खोज की गई थी 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह के तट पर। किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये था जेमोरिन, जो स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के कौन नियुक्त हुआ था? तब फ्रांसिस्को दो अल्मेडा। कब? तो 1505 में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच लोग सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। चलिए तो आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के खोजकर्ता। वास्को डी गामा किस देश की खोज किया था? तो भारत की खोज की थी, जबकि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। अमेरिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोलंबस है। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता है कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के खोजकर्ता है तस्मान है। केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था। इसी के रास्ते वास्को डी गामा ने भारत में आया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तब फ्रांसिस्को दो अल्मीडा ने लागू किया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो निन्हो डी कुन्हा के काल का। पुर्तगाली को हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अरमेडा काफिला पत्ती का प्रारंभ किया था। तो किसने कार्टेज अरमेडा काफिला पत्ती प्रारंभ किया? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड में। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्टाडो डे इंडिया कहते हैं, किस देश का था? पुर्तगाल का। और इसका स्थापना हुआ 1498। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खोला था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जो किस देश के था? ब्रिटेन के था। और स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो हॉलैंड का कंपनी था, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क का कंपनी था, इसकी स्थापना 1616 में त्रावणकोर में। भारत में इसका पहला फैक्ट्री लगा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेंस फ्रांस यानी 1664 में इसका स्थापना हुआ। यह फ्रांस का कंपनी था और इसका भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगा। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया था, उसके बाद डेनिश आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था, उसके बाद स्वीडिश आया था। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया और भारत में सबसे अंत में 1961 में गए। यानी यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाल आया और सबसे अंत में भी पुर्तगाल ही गया था। आगे देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो था डच। 1759 में बेदरा के युद्ध में किन दो यूरोपीय कंपनी के मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस।
जहांगीर के दरबार में वर्ष 1608 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 में, अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 में, जबकि अस्थायी कारखाना कहाँ, तो सूरत में 1613 में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये था सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था, तो एक फर्रुखसियर द्वारा। उसमें फर्रुखसियर एक जानलेवा घाव से पीड़ित था। 1661 में इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया था, जो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम की प्राप्ति कहां से होता था, देव बिहार से होता था। कुछ उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ शहर के संस्थापक हैं, बताना है। कलकत्ता शहर के संस्थापक थे जॉब चॉर्नोक, मद्रास के थे फ्रांसीसी डे, और नई दिल्ली के थे एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट वेकर। बंबई के थे गेराल्ड ओंगियर। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ था, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। जो डुप्ले है वो भारत में भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के जो विवाद होता था उसमें विवादों में भाग लेने का नीति आरंभ कर दिया था। वो कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था, तो यह था पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो यह था फ्रांको मार्टी। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर पराजित किया था। वांडिवास के युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध के मध्य लड़ा गया था, एवं अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बीजापुर के सुल्तान से गुआ छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो यह था अल्बुकर्क। जो बीजापुर के सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह से गुआ छीना था अल्बुकर्क। चलिए, तो तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, कब हुआ, प्रमुख कारण दिया गया था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646-48 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध लेकर के प्रमुख कारण था। एला सापल के संधि के तहत समाप्त हुआ 1748 में। कोई परिणाम नहीं निकला था इसका। चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। एक पांडिचेरी के संधि के तहत 1755 में समाप्त हुआ। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में इसका परिणाम निकला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में हुआ। 7 वर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था इसका। पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ। फ्रांस की पराजय हुई, इसका परिणाम निकला। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो इसी के साथ हम लोग आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लिए हैं। इसी कड़ी में आगे हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।